धर्म और राजनीति को मिलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। उससे न धर्म धर्म रहेगा, न राजनीति राजनीति रहेगी। भारत के 10वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने ये बात क्या खूब कही थी। नरसिम्हा के पास नेहरू, इंदिरा, राजीव जैसा करिश्मा तो नहीं था, ना ही वो पीएम मोदी की तरह जादुई भाषण देना जानते थे, लेकिन फिर भी नरसिम्हा वो कर गए जिसके कर्जदार हम और आप या हमारी आने वाली नस्लें हमेशा रहेंगी। क्या किया था नरसिम्हा राव ने, बताएंगे आपको। उनके व्यक्तित्व से रूबरू कराएंगे। साथ में बताएंगे कि मोदी सरकार वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड बनाकर जो अपनी पीठ थपथपा रही है, उसमें कितनी हकीकत है और कितना अफसाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डेली बज शो और मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के शो में क्या कुछ खास है। आपको दिखाएंगे एम्स में लगी आग की तस्वीर और यहाँ आखिर क्यों लग रही है बार बार आग। और वहीं बीएसपी आखिर जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अपने प्रत्याशी क्यों नहीं उतार रही। साथ में बताएंगे वैक्सीन की हकीकत, जिसे बताकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं एक ही कंपनी के वैक्सीन से सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है यूरोपियन यूनियन, और ट्विटर ने अब क्या हिमाकत की जो माफी लायक नहीं है। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह 5 बजे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के इमरजेंसी वार्ड में आग लग गई। आग लगने से एम्स में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। साथ ही अंदर मौजूद मरीजों को दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट किया गया। जो मरीज गंभीर रूप से बीमार थे उन्हें सफदरजंग शिफ्ट किया गया। फिलहाल आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया और इस हादसे से किसी भी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि एम्स में आग लगने की ये कोई पहली घटना हो। एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में पहले भी आग लग चुकी है। अभी बीते 17 जून को एम्स के 9वीं मंजिल पर आग लग गई थी। एम्स में कोविड मरीजों का भी इलाज होता है। आग लगने से मरीजों को भी परेशानी होती है। उम्मीद है कि आगे आग लगने की घटनाएं सामने ना आए। बढ़ते हैं आगे। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान किया है। इसमें उन्होंने कहा कि बीएसपी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई। मायावती ने पार्टी के नेताओं को विधानसभा 2022 की तैयारी करने को कहा है और कहा कि पंचायत चुनाव में अपना वक्त खराब ना करे। मायावती ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी समाजवादी पार्टी वाली गलतियों को दोहरा रही है, इससे लोकतंत्र की जड़ें भी कमजोर हो रही हैं। वहीं मायावती ने विधानसभा चुनाव के लिए नारा भी दिया। उनका मुख्य नारा उद्देश्य यूपी को बचाना है, सर्वजन को बचाना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। मायावती सपा बीजेपी दोनों पर बरसी। बुआ और बबुआ की जोड़ी कभी मिलकर एक साथ चुनाव लड़ी थी, पर तब की बात तब थी और अब की अब। हम भी बढ़ते हैं आगे और आज भारत को गौरवान्वित करने वाली खबर आई है। बताया गया है कि कोरोना टीकाकरण पर भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। टीकाकरण में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि 16 जनवरी को भारत में टीकाकरण का काम शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक 32,36,63,000 डोज लग चुके हैं। अमेरिका में 14 दिसंबर से टीकाकरण की शुरुआत हुई थी, पर अभी तक वहां पर 32,33,00,000 डोज लगे हैं। ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर अभी तक 7,67,00,000 डोज लगे हैं। वैक्सीनेशन पर ये उपलब्धि पाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, भारत का टीकाकरण अभियान गति पकड़ रहा है। उन सभी को बधाई जो इस प्रयास को चला रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता सभी को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराना है। अगर आपको बीते 24 घंटे में वैक्सीन लगाने का आंकड़ा बताएं तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 17,21,268 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़कर 32,36,63,297 हो गया है। वैक्सीन की इस उपलब्धि पर हमारा और आपका सर गर्व से उठ जाता है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही कारगर उपाय है, पर इससे इतर एक सच ये भी है, भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा भले ही बड़ा दिख रहा हो, पर अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो ये आंकड़ा बेहद कम है। भारत की आबादी 139 करोड़ तक पहुंच गई है। उसमें से अभी सिर्फ 32,36,00,000 टीका लग पाए हैं। इसमें से ज्यादातर आबादी को सिर्फ एक डोज लगी है। अगर सिंगल डोज की बात करें तो 6,69,33,878 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है।
5,67,29,419 लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लगे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के 139 करोड़ जनसंख्या के मुकाबले ये आबादी बेहद कम है। अब आपको अमेरिका की जनसंख्या के बारे में भी बताते हैं। तो अमेरिका की जनसंख्या के मामले में चीन और भारत के बाद ये तीसरे नंबर पर है। यहाँ की जनसंख्या 33 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो वहां पर 32 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुके हैं। अमेरिका में 46% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट किए जा चुके हैं। अमेरिका की 66% आबादी ऐसी है जिसे कम से कम एक डोज जरूर लगी है। ब्रिटेन की बात करें तो वहां की आबादी 7 करोड़ से ज्यादा है, पर वहां अभी तक 7 करोड़ 67 लाख डोज लग गए हैं। ब्रिटेन में 4 करोड़ 43,14,799 लोग ऐसे हैं जिन्हें कम से कम एक डोज लगा है। 3 करोड़ 24,60,191 लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। अन्य देशों की तुलना करें तो इटली में 4 करोड़ 96,50,721, जर्मनी में 7 करोड़ 14,37,514, फ्रांस में 5 करोड़ 24,57,288 डोज वैक्सीन की लगवा दी गई हैं। ये आंकड़े आपके सामने हमने इसलिए बताए हैं ताकि आप तुलना कर सकें, आप हर एक चीज को बारीकी से समझ सकें। वहीं हम फुली वैक्सीनेट यानी कि वो व्यक्ति जिन्हें दोनों डोज लग चुके हैं उनकी बात करें तो इजराइल की 60% आबादी, अमेरिका की 45%, जर्मनी की 33%, इटली की लगभग 28%, ब्राजील की 11.5% आबादी को पूरी तरह से वैक्सीन लगा दी गई है, यानी इन्हें दोनों डोज लग चुके हैं। भारत में सिर्फ 4% लोगों को ही पूरी तरह से वैक्सीनेट किया गया है। ये भी सच है कि भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन अभियान की शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी। यूके में 8 दिसंबर, अमेरिका में 14 दिसंबर, इटली, जर्मनी, फ्रांस में 27 दिसंबर से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था। वैक्सीनेशन के सवाल पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा था। राहुल ने 27 जून को ट्वीट कर लिखा था, बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। इसके साथ राहुल ने एक ग्राफ भी शेयर किया था। बीते 24 घंटे में कोरोना के 46,498 नए केस सामने आए हैं, जबकि 58,540 लोग ठीक भी हुए हैं। 978 लोगों की जान चली गई। कोरोना के केस भले ही कम हो रहे हों, पर हमें तीसरी लहर को लेकर सतर्क रहना होगा। सरकार ने भले ही वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज की हो, पर ये लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, अधूरा है, जब तक हम पूरे देश के लोगों को वैक्सीन ना लगवा लें। बात जब कोरोना आंकड़े और वैक्सीनेशन की हो ही रही है तो एक और खबर उससे जुड़ी हुई है। कोरोना संकट के बाद यूरोप जाने की चाहत रखने वाले भारतीयों के लिए वैक्सीन लगवाने के बावजूद एक संकट खड़ा दिखाई दे रहा है। दरअसल अब तक कोविशील्ड को यूरोपियन यूनियन ने मंजूरी नहीं दी। इससे ग्रीन पास नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से भारत से यूरोप के अलग अलग देशों में जाने में दिक्कतें होने के चांसेस हैं। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने भरोसा दिलाया है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन पास सिस्टम शुरू किया है। इसमें यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से अप्रूव वैक्सीन लगवाने वाले शख्स को ग्रीन पास मिलेगा, जिससे वो इसमें शामिल 27 देशों में कहीं भी आ जा सकता है। मुख्य तौर पर यह सिस्टम EU देशों में रहने वाले लोगों के लिए है, जिससे वो लोग काम और टूरिज्म के लिए इधर से उधर आसानी से जा सकें। ये ग्रीन पास सिस्टम पूरी तरह से 1 जुलाई से शुरू होगा। फिलहाल स्पेन, जर्मनी, ग्रीस, पोलैंड जैसे कुछ देशों ने इसे शुरू कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि लिस्ट में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का नाम होते हुए भी पेच फंस गया है। दरअसल ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर अपनी वैक्सीन को कोविशील्ड नाम दिया है। वहीं ब्रिटेन यूरोपीय देशों में इसका नाम वैक्सजेवरिया है। EMA ने अब तक कुल 4 कोरोना टीकों को मंजूरी दी है। इसमें बायोटेक फाइजर, मॉडर्ना वैक्सजेवरिया, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। मतलब ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ही वैक्सीन यानी कि वैक्सजेवरिया लगवाने वाले को ग्रीन पास मिल पाएगा, लेकिन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ही कोविशील्ड लगवाने वालों पर संशय बना हुआ है। अदार पूनावाला ने सोमवार को ट्वीट किया, मुझे पता चला है कि जिन भारतीयों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है उन्हें यूरोप के देशों में ट्रैवल करने में दिक्कत सामने आ रही है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि इसका संज्ञान दिलवाकर जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाएगा। इसके लिए रेगुलेटर्स और कूटनीतिक स्तर दोनों पर बात होगी।
EMA की साइट पर कोविशील्ड का नाम ना तो मान्यता प्राप्त वैक्सीन में है और ना ही उसमें जिन टीकों पर फैसला लिया जाना बाकी है, पर एक ही कंपनी मतलब ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ही वैक्सडेवरिया लगवाने वालों को ग्रीन पास मिल रहा है, लेकिन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ही कोविशील्ड लगवाने वाले को लेकर संशय बनना ये बात समझ से परे है। ट्विटर और सरकार की अगर बात करें तो इनके बीच जारी तनातनी के बीच एक और बवाल सामने आ गया है। ट्विटर ने इस बार भारत के नक्शे से ही छेड़छाड़ कर दी है। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का जो नक्शा दिखाया है उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल ही नहीं किया गया। आरोप है कि ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग देश के तौर पर दिखाया है। दरअसल ट्विटर के करियर पेज पर वर्ल्ड मैप है, जहां कंपनी ने भारत के नक्शे से अलग जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दूसरा देश बता दिया है। ये पहली बार नहीं है कि ट्विटर ने इस तरह की हरकत की हो। इससे पहले भी लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया था। पिछले साल 12 नवंबर को लद्दाख को चीन का हिस्सा बता दिया था और सरकार के कहने के बाद इसे ठीक किया गया। उस वक्त सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद ट्विटर ने लिखित तौर पर माफी मांगी थी। इस लिखित माफी में ट्विटर ने कहा था कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके 7 महीने के अंदर ट्विटर की तरफ से ये दूसरी बार गलती दोहराई गई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कई बार ये भी कह चुके हैं कि ट्विटर भारत के साथ दोहरा रवैया अपनाता है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि भारत को लेकर ट्विटर की मंशा सही नहीं है और अब जो ट्विटर ने किया है ये उसके मंसूबों को साफ साफ दर्शाता है, क्योंकि ट्विटर के करियर पेज पर जो भारत का नक्शा दिखाया गया है उसमें से जम्मू कश्मीर और लद्दाख हटा दिया गया है। मामला सामने आने के बाद भारत सरकार कई तथ्यों को जुटाने में लगी है कि आखिर नक्शे में कब बदलाव किया गया, नक्शे के बदलाव के पीछे मंशा क्या है और किन लोगों ने ट्विटर पर यह नक्शा अपलोड करवाया है। खबर है कि सरकार जल्द ही बड़ा एक्शन लेने वाली है। सरकार और ट्विटर के बीच विवाद चाहे जो भी हो, पर हम ट्विटर की इस हरकत पर विरोध करते हैं। ट्विटर भारत सरकार से लिखित में माफी मांगे और दोबारा ये तय करे कि आगे वो ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग है और उनसे अगर कोई विदेशी संस्था छेड़छाड़ करती है तो ये माफी लायक बिल्कुल नहीं है। डेली बज इंडिया ट्विटर की इस हरकत का कड़ा विरोध करता है। और अब बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की, जिन्होंने अपनी मौत के 6 महीने पहले कंप्यूटर में महारत हासिल की। उस प्रधानमंत्री की कहानी जिसने असल मायने में हिंदुस्तान की तकदीर बदल कर रख दी। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के पास पूरी ताकत नहीं थी, वो आधा शेर थे। अप्रैल 1991 में कांग्रेस के टिकट बांटे जा रहे थे। गांधी परिवार के नजदीकी संकेत दे रहे थे कि राजीव गांधी युवा मंत्रिमंडल की योजना बना रहे हैं। लगातार 8 बार सांसद रह चुके नरसिम्हा राव बूढ़े हो चुके थे, उनका पत्ता कट चुका था। वो भी ये समझ चुके थे कि अपनी महाराष्ट्र की रमटेक सीट दूसरे को देने का आग्रह खुद से उन्होंने कर दिया। राव का बोरिया बिस्तरा भारतीय राजनीति से अलग से मर चुका था। सामान पैक हो गया। 45 कार्टन में पैक उनकी हजारों किताबें एक बड़े से ट्रक में लदकर हैदराबाद के लिए रवाना हो चुकी थी। मगर उनके एक नौकरशाह दोस्त जो शौकिया ज्योतिषी थे, उन्होंने हौसला बढ़ाने के लिए कहा कि अपना सामान यहीं छोड़ दे, मेरी भविष्यवाणी है कि आप वापस आने वाले हैं। नरसिम्हा राव को एक हिंदू मठ का मठाधीश बनने का प्रस्ताव मिला था। नरसिम्हा राव सन्यासी बनने की राह पर चल देते। फिर तारीख आती है 21 मई 1991। उस दिन नरसिम्हा राव नागपुर में थे और राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। एक धमाका हुआ, सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। बम धमाके में राजीव की जान जा चुकी थी। राजीव की मौत के बाद उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हुई। उनकी पत्नी सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग जोर पकड़ चुकी थी। पार्टी अध्यक्ष मतलब अगला प्रधानमंत्री, लेकिन सोनिया ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। प्रधानमंत्री की रेस में अब कई लोग आ गए थे, हर कोई पीएम बनना चाह रहा था। सोनिया गांधी ने पीएन हक्सर से सलाह ली कि अगला नेता किसे बनाया जाए। उन्होंने शंकर दयाल शर्मा का नाम आगे किया, लेकिन तब के उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अपनी उम्र और सेहत का हवाला देते हुए घोषित तौर पर नेता बनने से इनकार कर दिया, या कहें कि प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकरा दी। फिर हक्सर ने पामुलपर्ती वेकेन नरसिम्हा राव का नाम सुझाया, क्योंकि हक्सर को पता था कि शरद पवार, अर्जुन सिंह जैसे दूसरे दावेदार पार्टी को तोड़ सकते हैं, जैसा आगे हुआ भी। लेकिन राव ऐसे बुद्धिजीवी थे जिनका कोई दुश्मन नहीं था और पार्टी को एकजुट रख सकते थे। नरसिम्हा राव जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उनका टेक्नोलॉजी से जबरदस्त लगाव था।
नरसिम्हा राव ने सिर्फ किताबें पढ़कर 6 महीने के अंदर कंप्यूटर सीख लिया था। किताबों के बाद उनके सबसे बढ़िया दोस्त कंप्यूटर थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा को खुद ही लैपटॉप में टाइप किया था। और जब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो एक काम की बात आपको बता दें, गूगल पर हर सेकंड में 60,000 से ज्यादा सर्च किए जाते हैं और इसके रिजल्ट को फिल्टर करने के लिए 200 से ज्यादा मानकों को ध्यान में रखा जाता है। आज के शो में बस इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।